नमस्कार साथियों, वेलकम टू L1 क्लासेस। आवाज आ रही सभी को? चलिए, अब हम लोग आज जो है प्रैक्टिस सेट 3 की शुरुआत कर रहे हैं। और जो हमारा ये जीएसओ का एग्ज़ाम है, जो सीजीएल ने, हालांकि एसएससी ने अभी जो है विवाद की स्थिति खड़ी की हुई है। बहुत सारे टीचर्स विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उसमें हम लोग भी शामिल थे इलाहाबाद से। और उसके बाद जो यहाँ पे एग्ज़ाम होने वाला है, वो एग्ज़ाम जब भी एसएससी कराएगी उसके बाद हम लोग जो भी प्रैक्टिस सेट रहेगा, जो भी आपके कन्फ्यूजन रहेंगे, उनको एक बार हम रिवाइज कराने वाले हैं। लेकिन अभी यहाँ पे जो हमारा प्रैक्टिस सेट तीसरा है, जो हम लोग टॉपिक वाइज सिलेबस पूरा कर चुके हैं, जो थियोरी का पोर्शन पूरा कर चुके हैं, उससे रिलेटेड है। और यहाँ पे जो हमारा तीसरा प्रैक्टिस सेट है, उसकी हम लोग आज की क्लास में आइए शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे जो हमारे पास पहले थोड़ी सी प्रचार की बातें। L1 क्लासेस से जुड़ने के लिए, जीएसओ एग्जाम के लिए स्पेशली ये टेलीग्राम चैनल है। और किसी भी दिक्कत, समस्या, परेशानी की स्थिति में आप यहाँ पे इससे जुड़ सकते हैं इस नंबर से। L1 क्लासेस का यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम लिंक जिसमें सभी इंफॉर्मेशन एक साथ शेयर की जाती हैं। और अगर L1 क्लासेस प्रयागराज आप सर्च करते हैं प्ले स्टोर पे, तो इस लोगों के साथ एक ऐप मिलेगा जिस पर रजिस्टर करके जो L1 क्लासेस के पेड जो कोर्सेज चल रहे हैं, चाहे वो टीजीटी पीजीटी का हो या जेएसओ एग्जाम के लिए हो या अदर जो भी एग्जाम हैं, जो भी चल रहे हैं, वहाँ पे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और आवश्यकता हो तो उसमें एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, सभी को गुड इवनिंग। जो लोग जुड़े हैं वो अपने इष्ट मित्र जो भी हैं, आप उनको शेयर कर सकते हैं अपनी क्लासेस। और उसके साथ साथ जो भी यहाँ पे लोग जुड़े हुए हैं, उनसे भी ये रिक्वेस्ट है कि वो अपने इष्ट मित्र, दोस्त, जो कलीग हैं, फ्रेंड हैं, उनको शेयर करते रहें क्लासेस, ताकि थोड़ा सा मोटिवेशन बना रहे। और उसके बाद हम लोग जो वीकली अभी 2 दिन प्रैक्टिस सेट आपकी श्रृंखला है चलती रहेगी। और उसके बाद जब आपका एग्जाम आएगा तो हम उसमें कंटिन्यूएशन में आपका सारा कन्फ्यूजन दूर करने के लिए कुछ रेगुलर क्लासेस लेने वाले हैं। ठीक है, ये आपके जो है एसएससी सीजीएल 2024 जो आपका एग्जाम हुआ था, यहाँ पर देखेंगे तो एसएससी सीजीएल 2024 का जो एग्जाम हुआ था उसमें ये लोग सेलेक्ट हुए हैं। टोटल 19 लोगों का सिलेक्शन हुआ था, जिसमें अभी हाल में जो हम ट्रेनिंग देने गए थे जबलपुर में, उसमें वहाँ पे 2 लोग मिल गए पढ़ाए हुए। तो अच्छा लगा अपने पढ़ाए हुए लोगों से मिल के। नौकरी के पहले भी पढ़ाया गया, नौकरी के बाद भी, मतलब सिलेक्शन लेने के बाद भी उन्हें ही पढ़ाया जा रहा है। तो अच्छा लगा उनसे मिल के। और जो लोग यहाँ पे स्पेशली जो लोग जुड़ रहे हैं, वो लोग इसको कोशिश ये करिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर भी लगाने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, आइए हम लोग यहाँ पे क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है यहाँ पर देखेंगे, तो पहला क्वेश्चन हमारे पास जो है यहाँ पे इसको, अच्छा, नितिन कह रहे हैं कि आज हमारा फ्रेंड भी जो है आया हुआ है। तो सबको गुड इवनिंग। फ्रेंड का, नितिन जी आपके फ्रेंड का वेलकम। और अधिक से अधिक लोगों को, उनके फ्रेंड को, जो भी आपके फ्रेंड हैं उनके फ्रेंड, अपने फ्रेंड को कहिए कि और लोगों तक शेयर करें चीज़ें, आप भी शेयर करिए, ताकि थोड़ा सा जो है मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रीच बनी रहे। ठीक है, आइए हम लोग पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि ए वर्कर गेट 300 पर डे। एक कर्मचारी है जिसको 300 रुपया पर डे मिलता है, और इन ए जॉब विथ 5 अनपेड हॉलीडेज इन ए मंथ, हिज एवरेज अर्निंग पर डे इज। ठीक है, तो यहाँ पे एक कर्मचारी है जो प्रतिदिन 300 रुपया उसको मिलते हैं, और महीने में 5 अवैतनिक छुट्टियां हैं। ठीक है, अवैतनिक छुट्टियां हैं, तो उसकी प्रतिदिन जो कमाई है वो कितनी होगी, इसको हमें यहाँ पर देखना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें बताइएगा कि जैसे यहाँ पे 5 अवैतनिक छुट्टियां हैं, 5 अवैतनिक छुट्टियों का मतलब क्या हो गया? ठीक है, चलिए, हाँ, तो अब यहाँ पर देखेंगे तो 300 लोग हैं,
ठीक है, सॉरी 300 पर डे एक आदमी है जिसको 300 रुपये पर डे मिलता है, और 5 उसमें से अनपेड छुट्टियां हैं। मतलब क्या है कि जो हमारे पास ये आदमी है, इसको यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर इसको, हाँ नितिन जी एक सेकंड, इसमें थोड़ा सा, अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्या लिखा गया है कि प्रतिदिन उसको 300 रुपये मिलता है, और इसे प्रत्येक महीने, अगर महीने में हम 30 दिन का मान कैलकुलेट करें तो यहाँ पर देखेंगे, सॉरी, अगर यहाँ पे 30 दिन हम माने तो इसमें अगर देखेंगे तो इसको 9,000 रुपये महीने का मिलता है। ठीक है, आपसे पूछ ये नहीं रहा, पूछ ये रहा है कि इसमें 5 अवैतनिक छुट्टियां हैं। 5 अवैतनिक छुट्टियां का मतलब समझ रहे हैं कि इसमें जो छुट्टी है 5 दिन, अगर वो अगर छुट्टी मार देता है, या मतलब मान लीजिए 30 दिन में वो 5 दिन अगर छुट्टी वो ले लेता है, तो उस केस में उसको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लिखा गया है कि यहाँ पर ये मतलब उसको अनपेड छुट्टियां रहेंगी, 5 अनपेड छुट्टियां रहेंगी। तो उस केस में जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमें 5 दिन को शामिल करना है, 5 दिन मान लीजिए वो छुट्टी पे चला जाता है, तो उस केस में यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 5 दिन अगर वो छुट्टी पे चला जाता है, 300 गुणे 25 दिन का यहाँ पर देखेंगे, 25 या 75 दिन होगा, 25 या 7500। और यहाँ पर जो एवरेज एवरेज मंथली जो यहाँ पे एक सेकेंड, हाँ, एवरेज यहाँ पर की बात कर रहा है, तो वो अगर 25 दिन काम पे जाता है, 5 दिन उसको छुट्टी, 5 दिन जो है सैलरी नहीं मिलती है, तो यहाँ पर 25 दिन का टोटल ये सैलरी हो जाएगी। और जब यहाँ पे हम एवरेज की बात करेंगे तो एवरेज हम पूरे महीने का निकालते हैं, तो 7500 अपान 30 ये कटेगा, तो ये हो जाएगा 3 दूना 6, 3 5 15, 250 रुपये पर डे का उसका एवरेज आएगा। ठीक है, एक चीज यहाँ पे ये चीज ध्यान दीजिएगा कि जो ये हमारे पास है, ये कह रहा है कि ये हमारा पूरी इनकम है उसकी 9,000 रुपये, जब वो विदाउट छुट्टी, मतलब पूरे 30 दिन काम करता है। ठीक है, पूरे 30 दिन जब ये काम करता है तो उसकी इतनी छुट्टी, इतना मतलब उसको अमाउंट मिलता है। लेकिन उसमें 5 अनपेड छुट्टियां, अगर मान लीजिए उसने 5 छुट्टी, इसमें थोड़ा सा लिखना, इसको क्वेश्चन और एक्सप्लेन करना चाहिए था। क्वेश्चन में ये कहा जाता कि 5 उसने छुट्टी अवेल की है, अनपेड जो छुट्टी है उसको अवेल की है, तो तब उसके इसमें एवरेज जो है उसका इनकम क्या होगी, इसकी पर डे इनकम क्या होगी। तो यहाँ पे 25 दिन की जो हमारे पास काम है, जो हमारे पास 25 दिन ये आदमी काम करने जाता है, उसकी टोटल इनकम निकाल लीजिए, और पूरे पूरे महीने का एवरेज निकालने के लिए हम टोटल अपॉन नंबर ऑफ डेज से डिवाइड करेंगे, तो ये हमारा एवरेज यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा इस क्वेश्चन में यहाँ पे एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन करना चाहिए था। ठीक है, हाँ नितिन जी, चलिए अब इसके बाद हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है मोड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन दिस इज। तो आपको यहाँ पे मोड बताना है। मोड के लिए आपको बताया गया था कि मोड इज दैट वैल्यू ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, मोड इज दैट वैल्यू ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन which occurs most times, मतलब जो सबसे अधिक बार यहाँ पर वैल्यू रिपीट हो वो आपका मोड होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर देखेंगे तो 16 यहाँ पे 2 बार आया हुआ है। ठीक है, उसके बाद 24, 27, 18, 25 ये यहाँ पे एक एक बार आए हुए हैं। यहाँ पर 2 बार मैक्सिमम, 2 बार रिपीट हो रहा है हमारा 16, तो यहाँ पर हमारा मोड क्या हो जाएगा 16। ठीक है, हाँ, बाकी लोग भी जो जुड़े हैं वो आंसर देते रहे, गलत सही होगा वो अलग बात है, गलत हो जाएगा सही हो जाएगा उससे उसका मतलब टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, गलत होगा तो उसमें आपको एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा ना कि क्यों गलत हो रहा है, कैसे गलत हो रहा है, कैसे आपको हल करना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं 8th परसेंटाइल डिवाइड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इनटू। ये आपने मतलब नितिन ने शायद एक क्वेश्चन हमें मैसेज किया था
कि जो हमारे पास 50th परसेंटाइल है वो मीडियन कैसे होता है। एक क्वेश्चन इन्होंने मैसेज किया था व्हाट्सएप पे हमें कि 50th परसेंटाइल को हम मीडियन कैसे कह रहे हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में देखिएगा कि जो हमारे पास यहाँ पर अगर देखा जाए एक लाइन में, तो हमारे पास क्या है कि एक अगर लाइन में हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ से यहाँ तक पूरे मान लीजिए 100% डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड है इस लाइन में, ठीक है। तो यहाँ पर अब परसेंटाइल की बात कर रहा है, तो परसेंटाइल क्या होता है, ऐसे 99 पॉइंट जो किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन को 100 बराबर भागों में बांटते हैं वो परसेंटाइल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से यहाँ पर कहीं मान लीजिए 50 आएगा, मान लीजिए इसमें 50 आ गया यहाँ पे, और फिर इसके बाद यहाँ पे 99 आएगा, ठीक है। ऐसे 99 पॉइंट जो किसी सीरीज को किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन को 100 बराबर भागों में बांटते हैं वो हमारे परसेंटाइल कहलाते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे 8th परसेंटाइल की बात कर रहा है, ध्यान में रखिएगा परसेंटाइल की बात कर रहा है। तो 8th परसेंटाइल में इधर देखेंगे हर एक जो भी यहाँ पे एक पार्ट होगा, चूंकि 99 पॉइंट है 100 बराबर भागों में बांट रहे हैं, तो हर एक जो छोटा पार्ट होगा सब में 1-1% यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस होंगे, ठीक है। तो इधर की ओर हमारे पास 8% डेटा होगा और इधर की ओर 92% डेटा होगा हमारा, ठीक है। तो अब यहाँ पे किस यहाँ पे आंसर की बात कर रहा है, तो यहाँ पर कह रहा है 8th परसेंटाइल डिवाइड द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इनटू, ये यहाँ पे क्वेश्चन गलत है, यहाँ पे ये 80 नहीं होगा, ये 8% होगा, ठीक है। 8% ठीक है, 8% डेटा इधर होगा और यहाँ पे 92% डेटा इधर होगा। अगर यहाँ पे 80th कह दिया होता, 8th नहीं 80th 80, ठीक है, तब उस केस में यहाँ पर 80% ऑब्जर्वेशन इधर होते और 20% ऑब्जर्वेशन इधर होते। यही चीज यहाँ पे 50% वाले के लिए लागू होती है कि अगर यहाँ पर हमारा 50% या 50th परसेंटाइल है दैट इज 50, तो 50% ऑब्जर्वेशन इधर 50% ऑब्जर्वेशन इधर। और सेम यही चीज मीडियन में होता है। मीडियन क्या होता है, मीडियन इज दैट वैल्यू ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन विच डिवाइड द डिस्ट्रीब्यूशन इनटू टू इक्वल पार्ट। टू इक्वल पार्ट का मतलब क्या हो गया कि आधा ऑब्जर्वेशन इधर है 50%, आधा 50% ऑब्जर्वेशन इधर है, ठीक है। तो इस केस में P50, ये चीज ध्यान में रखिएगा नितिन जी, P50 और मीडियन और D5 ये तीनों आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। इसी को Q2 भी कहा जाता है। इसी को क्वार्टाइल में अगर जाएंगे तो सेकंड क्वार्टाइल की बात करेंगे, तो ये चीजें आपकी हमेशा लागू होंगी इसमें, ठीक है। हाँ सुरेंद्र जी गुड इवनिंग। सुमाला विश्वास जी देखिए 80 नहीं होगा भाई, 8th परसेंटाइल की बात किया है ना, 8th परसेंटाइल, 8th परसेंटाइल का 80th परसेंटाइल की बात किया होता तब 80% ऑब्जर्वेशन इधर होते। 8th परसेंटाइल की बात कर रहा है तो 8th परसेंटाइल का मतलब, क्योंकि परसेंटाइल की बात कर रहा है, अगर ये डेसाइल 8th डेसाइल की बात किया होता, 8th डेसाइल का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर अगर हमारे पास देखेंगे तो ये जब डेसाइल की अगर हम बात करते हैं ना, तो इस केस में हमारे पास जो पॉइंट होते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और मान लीजिए यहाँ तक है 10, ठीक है। इसमें 10 पॉइंट होते हैं, ये D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 एंड D10, इस तरीके से होते हैं। अगर 8th डेसाइल की बात करता तो यहाँ पर हर एक में, हर एक जो सेक्शन में यहाँ पे हर एक जो पार्ट होता है इसमें 10% ऑब्जर्वेशन होते हैं, जबकि परसेंटाइल में 1% ऑब्जर्वेशन होता है, क्योंकि यहाँ पे 100 बराबर भागों में इसको बांटा गया है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ हर 10 बराबर भागों में बांटते हैं, इसलिए यहाँ पर हर एक जो छोटा पार्ट होता है, जो हर एक पार्टीशन होता है उसमें 10% ऑब्जर्वेशन होते हैं। और 10% ऑब्जर्वेशन में क्या हो जाएगा, जब 8th डेसाइल की बात करेगा तब इधर 80% ऑब्जर्वेशन होगा और इधर की ओर 20%, ठीक है। बोलिए ये चीजें समझ में आई या नहीं नितिन।
या बाकी अन्य लोग? चलिए, अब अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि इफ द ऑब्जर्वेशंस आर 5 एंड 5 देयर ज्योमेट्रिक मीन इज। तो ज्योमेट्रिक मीन के लिए हम बताए थे क्या है, ज्योमेट्रिक मीन बराबर जो हमारे पास ऑब्जर्वेशन होंगे उनके उनके मल्टीप्लिकेशन का nth रूट होता है। तो ऑब्जर्वेशंस क्या है, 5 इंटू 5 का nth रूट, nth रूट मतलब जितने ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 25 का स्क्वायर रूट दैट इज 5, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 5 आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके ओके। सुमाला और नितिन जी, हाँ ठीक है, गॉट इट, ओके। चलिए अगले क्वेश्चन पे अब हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इन ए क्लास ऑफ 100 स्टूडेंट 75 आर बॉयज, इफ द एवरेज मार्क्स ऑफ द complete class is this, then average of the boys is 75, then average marks of the girls is। तो ये आपको जब हम अर्थमेटिक मीन बताए थे तो अर्थमेटिक मीन में बताया गया था कि दो ऑब्जर्वेशन अगर हमारे पास हैं, दो सीरीज है जिसमें n1 और n2 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हैं, तो उस केस में उनका कंबाइंड मीन क्या होता है। तो यहाँ पर देखिएगा कि एक क्लास है, ठीक है, इसमें यहाँ पे गर्ल्स हैं और यहाँ पे बॉयज हैं। टोटल यहाँ पर देखेंगे तो 100 स्टूडेंट हैं, ठीक है। इन 100 स्टूडेंट में क्या है, 75 आर बॉयज, 75 बॉयज हैं, तो 25 यहाँ पे क्या हो जाएंगी, गर्ल्स हो जाएंगी, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर क्या कह रहा है कि एवरेज मार्क्स ऑफ कंप्लीट क्लास आर 72। तो इनका जो एवरेज मार्क है जो ये है 72। फिर एवरेज मार्क्स ऑफ बॉयज, बॉयज के जो मार्क्स हैं ये 75 हैं। तो एवरेज मार्क्स ऑफ द गर्ल्स इज, तो यहाँ पे इसको देखिए, यहाँ पे टोटल औसत दोनों साइड औसत बराबर होते हैं, टोटल औसत दोनों साइड बराबर होंगे मतलब टोटल क्लास का टोटल जो मार्क होगा, ठीक है, नंबर इंटू मल्टीप्लाइड बाई एवरेज, ये टोटल मार्क आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू गर्ल्स प्लस बॉयज। तो गर्ल्स 25 है, मान लेते हैं इनका एवरेज जो है एक्स बार है, प्लस 75 इंटू 75, ठीक है। एक्स बार का मान निकालना हमें, तो 25 एक्स बार इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे तो हाँ ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे तो इसका एवरेज, इसका जो थोड़ा सा कैलकुलेशन देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7200 माइनस यहाँ पे 75 इंटू 75। इसको थोड़ा सा हम हल करेंगे, एक एक तरीके से इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, थोड़ा सा हम आगे बढ़ रहे हैं। तो एक्स बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 75 इंटू 100 अपॉन 25 माइनस 75 इंटू 75 अपॉन 25, ठीक है। तो ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ठीक है। तो 4 पंचे 20 और उसके बाद 428 और 2 30 माइनस ये क्या हो जाएगा, 3 पचे 15, 3 सत्ते 21 से 22। तो ये इसका हल निकालेंगे तो 75 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है सभी को आ रहा होगा। तो अब इसमें आंसर आंसर क्या हो जाएगा फिर इसका, 75। अच्छा 75 इसमें ऑप्शन नहीं है तो नन ऑफ दीज हो जाएगा, डी आंसर, ठीक है। बोलो भाई, आ रहा समझ में? कैलकुलेशन थोड़ा सा लंबा है, आज हमने पिछली दो जो प्रैक्टिस सेट हुए थे जिसमें हमने 25-25 क्वेश्चन, सॉरी 30-30 क्वेश्चन लिया गया था शायद, उसमें जो भी रहा हो, क्वेश्चन एग्जैक्ट याद नहीं हमें, लेकिन उसमें जो भी क्वेश्चन था उसमें थोड़ा सा क्वेश्चन सरल थे, तो इसलिए आज हमने मिक्स करने का प्रयास किया हुआ है। चलिए।
अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अगला क्वेश्चन है विच इज द बेस्ट ऑर्डिनल डेटा। बेस्ट ऑर्डिनल डेटा कौन सा होता है? ऑर्डिनल डेटा का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर जो भी हमारे पास डेटा है, मतलब जिसको हम ऑर्डरिंग के माध्यम से, ऑर्डर ऑर्डर मतलब क्या, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हम उसको अरेंज करके उस वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर मीन नहीं होगा, क्यों? क्योंकि असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में हम इसको कैलकुलेट नहीं करते, इसको टोटल सम अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मोड क्या होता है? मैक्सिमम टाइम्स जो वैल्यू हमारे पास रिपीट हो वो मोड हो जाता है। अब यहाँ पे मीडियन और परसेंटाइल दोनों को हम असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पूछा है बेस्ट, बेस्ट ऑर्डिनल डेटा। तो बेस्ट ऑर्डिनल डेटा यहाँ पे आपका मीडियन होगा, ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर एक ही झटके में या एक ही बार में हम यहाँ पे मीडियन का मान कैलकुलेट कर सकते हैं। सभी को एक साथ एक असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में खड़ा कर दीजिए, जो भी बच्चे हैं उनको वहां पर एग्जैक्ट देख लीजिए मिडिल वैल्यू क्या है, तो वो मिडिल वैल्यू का मान जो है वो मीडियन हो जाएगा, ठीक है। हाँ, मिडिल वैल्यू में जो भी रहेगा वो मीडियन हो जाएगा। और उसके बाद परसेंटाइल में क्या है कि परसेंटाइल में 99 परसेंटाइल्स होते हैं। तो 99 परसेंटाइल्स में क्या हो जाएगा उस केस में कि उनका मान एक एक मान कैलकुलेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। नंबर इन सीक्वेंस मतलब तुम्हारा क्या कहना चाह रही हो आप? हाँ हाँ, मीडियन मीडियन, ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है Q1 और Q3 का मान दिया गया है, तो व्हाट इज द मिड क्वार्टाइल। मिड क्वार्टाइल मतलब, मिड क्वार्टाइल का मतलब क्या समझ रहे हैं आप लोग, बोलिए। मिड क्वार्टाइल का मतलब होता है Q2। यहाँ पे अगर मिड क्वार्टाइल की बात करें, मिड क्वार्टाइल की अगर बात करें तो इस केस में Q2 का मान की बात कर रहा है। और Q2 जब हमारे पास अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कोई फ्लक्चुएशन ज्यादा नहीं है, तो उस केस में यहाँ पर Q1 प्लस Q3 अपॉन 2 के बराबर होता है। मतलब फर्स्ट और लास्ट क्वार्टाइल का अगर एवरेज हम निकाल लें तो उस केस में हमारे पास ये हमारा Q2 के बराबर होगा। 40 प्लस 80 बटे 2, 8 4 12, ये हो जाएगा 60, ठीक है। 60 आंसर है, ये है। ध्यान में रखिएगा, मिड क्वार्टाइल की पूछ रहा है, मिड क्वार्टाइल। आगे क्वेश्चंस जो आएंगे उसमें सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज या अन्य चीजें पूछता है, ठीक है। सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास। जब आगे सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज या फिर क्वार्टाइल रेंज पूछेगा तो उस केस में हम लोग यहाँ पे अलग क्वेश्चन उसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज मतलब Q3 माइनस Q1 की बात कर रहा होता है, 1/2 से डिवाइड होता है। और जब क्वार्टाइल रेंज की केवल बात कर रहा होता है तो Q3 माइनस Q1 की बात होती है। जब हम डिस्पर्सन वाले पे आएंगे तो वहां पे ये क्वेश्चन फिर से आएगा, ठीक है। अब उसके बाद मोड कैन बी कैलकुलेटेड इन ऑल केसेस एक्सेप्ट। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि मोड कैन बी कैलकुलेटेड, मोड किन किन केसेस में कैलकुलेट किया जा सकता है, किन केसेस में कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। तो आपको बताया गया था कि जब हम मोड कैलकुलेट करेंगे, मोड जब पढ़ाया गया था आपको, आप क्लासेस यूट्यूब पे ही हैं, इसको देख लीजिएगा। तो जब मोड हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें ये बोलते हैं कि हमारा मोड तब डिफाइंड होगा या तब हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं जब हमारा डिस्ट्रीब्यूशन जो है इल डिफाइंड ना हो। इल डिफाइंड का ना हो मतलब इसका क्या हो गया कि इस केस में हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो बहुत फ्लैक्चुएट ना करें, ठीक है। बहुत अधिक फ्लक्चुएशन इसमें नहीं होना चाहिए। तो इस केस में देखेंगे तो बहुत अधिक फ्लक्चुएशन नहीं होने का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो अब ऑप्शन है इसके हिसाब से देखते हैं। तो इन ग्रुप डेटा में जरूरी नहीं कि हमेशा हम इसको कैलकुलेट कर पाए, क्योंकि अनग्रुप सॉरी ग्रुप्ड डेटा हो और उसके बाद फ्रीक्वेंसी जो है, फ्रीक्वेंसी में फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा हो, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन हमारा एल डिफाइंड हो, तो उस केस में भी हम यहाँ पर इसका मान कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। पर कैटेगोरिकल डेटा में भी जरूरी नहीं हर बार हम यहाँ पे इसका मान
कैलकुलेट कर पाए, ठीक है। व्हेन ए वेरिएबल इज मोस्ट फ्रीक्वेंट, जब मोस्ट फ्रीक्वेंट होता है तब तो यही मोड हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पूछ क्या रहा है आपसे कि मोड कैन बी कैलकुलेटेड इन ऑल केसेस एक्सेप्ट, मतलब यहाँ पे हमारे पास एक सेकंड, अच्छा सॉरी, यहाँ पर देखेंगे तो जब इल डिफाइंड डेटा रहेगा तो इसी केस में हम यहाँ पे मोड का मान कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। या हमारे पास ग्रुप्ड डेटा जो है अच्छी तरीके से ग्रुप डेटा या अनग्रुप्ड डेटा के केस में, ठीक है। तो इस केस में यहाँ पर एक चीज देखेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन हम उल्टा पढ़ लिए। इसमें क्या है कि अगर हमारे पास वैल्यूज डिफरेंट हैं तो जरूरी नहीं कि वो डेटा हमारा डिफाइंड ही हो, उस केस में हमारे पास इल डिफाइंड डेटा हो सकता है। जैसे यक्स और यफ का मान, मान लीजिए यक्स का मान यहाँ पे 2, 4, 6, 8 है, ठीक है। यहाँ पर 10 है, फिर 28 है, फिर 5000 है, फिर 2 है। ये क्या है कि ये डेटा हमारा क्या है, इल डिफाइंड डेटा है। इसमें फ्रीक्वेंसी या तो बढ़े या घटे, मतलब बढ़ने घटने का जो सीक्वेंस है वो अचानक फ्लक्चुएट ना हो, तो उस केस में हम कहते हैं कि हमारा ये डिफाइंड डेटा है। लेकिन इस टाइप के डेटा को हम कहते हैं ये इल डिफाइंड डेटा है, और इस केस में हम मोड मतलब एग्जैक्ट मोड, सॉरी, इस केस में हम एग्जैक्ट मोड इसका कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो यही पहला ऑप्शन आपका सही होगा। बाकी सभी केसेस में हम लोग मोड का मान कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि मोस्ट फ्रिक्वेंट होगा तो यही मोड हो जाएगा। कैटेगोरिकल डेटा होगा, कैटेगोरिकल डेटा मतलब कैटेगरी वाइज, जैसे ऑर्डिनल या फिर एक तरीके से कहा जाए कि नॉमिनल, इस तरीके से कैटेगोरिकल डेटा है तो उस केस में बहुत से ऐसे केसेस हैं जहाँ पे इसका मान कैलकुलेट हो जाएगा। ग्रुप डेटा में भी कैलकुलेट हो जाएगा इसका मान, ठीक है। हाँ, ग्रुप डेटा में इसका मान कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि टोटल नंबर ऑफ पार्टीशन वैल्यूज आर, अब बताइए जल्दी से अभी, तो ये क्वेश्चन तो अभी जस्ट पीछे हुआ है, पार्टीशन वैल्यूज कितनी होती हैं, बोलिए। अरे भाई एक सेकंड, यहाँ पे पार्टीशन वैल्यूज नहीं, यहाँ पे इसको पूछना चाहिए था टोटल नंबर ऑफ पार्टीशन वैल्यूज नहीं, यहाँ पे इसके आंसर मतलब यहाँ पे क्वेश्चन जो है पार्टीशन वैल्यूज मतलब होती हैं जो मतलब पार्टीशन वैल्यूज जो हम चैप्टर का नाम है जिसमें मीन सॉरी मीडियन क्वार्टाइल डेसाइल परसेंटाइल हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ पार्टीशन वैल्यूज कुछ नहीं होती। पार्टीशन वैल्यूज ने इसको पूछना चाहिए था टोटल नंबर ऑफ क्वार्टाइल्स, टोटल नंबर ऑफ डेसाइल्स, टोटल नंबर ऑफ परसेंटाइल्स, इस तरीके से होना चाहिए था। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा क्वेश्चन गलत है। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ डेसाइल मान लीजिए, डेसाइल्स। तो यहाँ पर ध्यान में रखिएगा कि टोटल नंबर ऑफ डेसाइल्स सब लोग झटके में 10 लगाओगे, 10 नहीं होता है, 9 होता है। डेसाइल्स की संख्या पूछ रहा है, तो यहाँ पे क्या क्या कहा जाता है कि ऐसे 9 पॉइंट जो किसी सीरीज को 10 बराबर भागों में बांटते हैं वो हमारे डेसाइल कहलाते हैं। तो ऐसे 9 पॉइंट होते हैं, 10 नहीं, यहाँ पर 9 होगा, तब ये आंसर सही होगा, ठीक है। समझ में आ रहा सबको? हम्म, ओके ओके। हाँ, नितिन जी जो पूछ रहे हैं मोड नॉमिनल या ऑर्डिनल केस में कैलकुलेट किया जा सकता है, हाँ बिल्कुल कैलकुलेट किया जा सकता है। कारण ये है कि नॉमिनल ऑर्डिनल में क्या है कि हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ रिपीटिशन देखना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ रिपीटिशन देखना है, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो रहा है, चाहे वो डेटा हमारा न्यूमेरिकल हो या जो है मतलब क्वांटिटेटिव हो या क्वालिटेटिव हो, उसमें नंबर मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स कौन डेटा रिपीट हो रहा है वो हमारा मोड होगा। तो नॉमिनल ऑर्डिनल केस में इसका मान कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन वगैरह जरूरी नहीं कैलकुलेट किए जा सकते क्वालिटेटिव केस में, ठीक है। क्वालिटेटिव डेटा के केस में जरूरी नहीं ये मान कैलकुलेट किए जा सके, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन समझ में आया, 9th नंबर।
अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द मीडियन क्वार्टाइल डेसाइल। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट मीडियन क्वार्टाइल डेसाइल। ठीक है, अच्छा अब इसमें देखिए यहाँ पे निम्न में से कौन माध्यिका चतुर्थांश दशांश का प्रतिनिधित्व करता है। तो यहाँ पर देखेंगे तो क्वार्टाइल्स की संख्या देखेंगे तो 4 होती है। यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चंस कम एक्सप्लेन्ड हैं, जो भी इन्होंने जिसने भी क्वेश्चन बनाया है उनको बोला जाएगा कि थोड़ा सा इसमें एक्सप्लेन कीजिए चीजें। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द मीडियन क्वार्टाइल एंड डेसाइल। तो यहाँ पर देखेंगे तो मीडियन जो होता है हमारा, अगर देखेंगे तो मीडियन तो सिंगल होता है, क्वार्टाइल्स की संख्या हमारे पास देखेंगे तो 4 होती है और डेसाइल्स की संख्या 10 होती है। तो इस हिसाब से तो ये हमारे पास आंसर आना चाहिए। ठीक है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो जो हमारे पास यहाँ पे मतलब आंसर लिया जा रहा है, इसको यहाँ पे इनका थोड़ा सा जो है मतलब यहाँ पे क्वेश्चन इसको जो है ब्रेक कर दीजिएगा। ये क्वेश्चन आप लोग जो है इसको अपने में शामिल नहीं कीजिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन शामिल नहीं कीजिएगा क्योंकि जो है इसमें क्वेश्चन एक्सप्लेन नहीं कर पाए हैं ये लोग। जो भी जिसने भी क्वेश्चन बनाया है उसको बोला जाएगा ये चीजें, क्योंकि इसमें क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द मीडियन क्वार्टाइल एंड डेसाइल। इसका मतलब क्या समझा जाए, इसमें अगर इनकी संख्या की बात की जाए तो क्वार्टाइल एक ही होता है, सॉरी मीडियन एक होता है। क्वार्टाइल जो है यहाँ पे एक तरीके से देखा जाए क्वार्टाइल्स की संख्या अगर देखी जाए तो ये 3 होती है और डेसाइल्स की संख्या देखी जाती है 9 होते हैं। ठीक है, 139, लेकिन इसमें 124 आंसर इन्होंने दिया हुआ है, हालांकि ये हम क्वेश्चन इसको स्किप कर रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन हटा दीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है कि द परसेंटेज ऑफ आइटम्स इन ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन लाइंग बिटवीन अपर एंड लोअर क्वार्टाइल्स इज। ध्यान में रखिएगा कि अपर एंड लोअर क्वार्टाइल के बीच में कितने परसेंट डेटा यहाँ पे लाई करते हैं। ये हमारा Q1 हो गया, ये Q2 हो गया, ये Q3 हो गया। आपको बताया गया था कि ऐसे 3 पॉइंट जो किसी सीरीज को 4 बराबर भागों में बांटते हैं वो हमारे क्वार्टाइल्स होते हैं। तो यहाँ पर 25% डेटा होगा, यहाँ 25%, यहाँ 25% और यहाँ 25%। ठीक है, अब पूछ क्या रहा है कि अपर और लोअर क्वार्टाइल के बीच में, अपर क्वार्टाइल ये होता है, लोअर क्वार्टाइल हमारा Q1 होता है, इन दोनों के बीच में देखेंगे तो कितना परसेंट डेटा है, 50%। ठीक है, 50%। अगला क्वेश्चन है 90% सेट विच आर टू बी लेफ्ट आउट ऑफ सर्टेन डेसाइल इज। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, डेसाइल। डेसाइल का मतलब क्या हो गया कि ऐसे ऐसे 9 पॉइंट, ठीक है, ऐसे 9 पॉइंट, ये वाला 5 होगा यार, ऐसे 9 पॉइंट जो किसी सीरीज को 10 बराबर भागों में बांटे वो हमारे डेसाइल कहलाते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, 90% डेसाइल, मतलब यहाँ पे देखेंगे तो क्या कह रहा है, 90% मानों को छोड़ने के लिए किस दशांश का उपयोग किया जाता है। तो छोड़ने के लिए यहाँ पर देखिए, तो छोड़ने के लिए अगर यहाँ पे हम 9 पे आएंगे तो इधर की ओर 90% डेटा होगा और इधर 10% डेटा होगा। ठीक है, और अगर हमारे पास यहाँ पे छोड़ना है तो छोड़ने के लिए हमारा कौन सा डेसाइल, अब यहाँ पे इधर की ओर हमारे डेटा को इधर मतलब 90:1 में अगर हमें इस डेटा को डिवाइड करना है तो 9th परसेंटाइल इस डेटा को इस रेशियो में डिवाइड करेगा। ठीक है, हाँ। अगला क्वेश्चन है 8th परसेंटाइल डिवाइड्स फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इनटू। अब यहाँ पर देखिए फिर से क्वेश्चन शायद रिपीट हुआ है, 8th परसेंटाइल डिवाइड द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इनटू। तो यहाँ पे 8th परसेंटाइल जो हमारे पास डेटा होता है, यहाँ पे बताया था आपको कि D8 इधर 80% डेटा होगा। अच्छा, परसेंटाइल की बात कर रहा है तो यहाँ पे इसको क्या कर लीजिए, डेसाइल कर लीजिए। ठीक है, 8th डेसाइल की बात कर रहे हैं तो इधर 80% डेटा होगा, इधर 20% डेटा होगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, वितरण को किस भाग में बांटता है, तो 80:20 के रूप में। ठीक है, हाँ, 80:20 के रूप में।
ठीक है, 20 नहीं लगा दीजिएगा इसमें, 20 यहाँ पे D2 की बात करेगा, 20% डेटा इधर होगा और 80% डेटा इधर होगा, यहाँ पर 80% डेटा होगा। ठीक है, बहुत क्वेश्चन आज गलत दिए हैं यार, किसने दिया हुआ है क्या ही कहा जाए। नहीं नितिन जी 20 नहीं होगा भाई, 20 नहीं होगा। कारण ये है कि यहाँ पे D2 की अगर हम बात करेंगे तो इधर की ओर 20% डेटा होगा, इधर 80% डेटा होगा। यहाँ पर अंतर समझ लीजिए कि यहाँ पे वितरण को किन भागों में बांटता है। वितरण को भागों का मतलब क्या होगा कि एक पार्ट इधर हो एक पार्ट इधर हो। तो D8 की बात कर रहा है तो इधर हमारा 80% डेटा होगा ना, और इधर की ओर 20% डेटा होगा। पहले इधर वाले डेटा को लिखा जाता है फिर इधर वाले डेटा को लिखा जाता है। ठीक है, हाँ। अगला क्वेश्चन है कि द सेंट्रल टेंडेंसी लिस्ट अफेक्टेड बाय सैम्पलिंग वेरिएशन इज। अब ऐसी कौन सी सैम्पलिंग है यहाँ, सॉरी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है जो फ्लक्चुएशन ऑफ सैम्पलिंग, एक टर्म लिखाया गया था, फ्लक्चुएशन ऑफ सैम्पलिंग से लीस्ट अफेक्टेड हो। ठीक है, तो बताइए जल्दी से। लीस्ट अफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशन ऑफ सैम्पलिंग, हाँ मीडियन। ठीक है, मीडियन होगा, क्योंकि यहाँ पे जब भी फ्लक्चुएशन होता है मीन में वो परिवर्तित होता है, क्वार्टाइल भी परिवर्तित हो सकता है और यहाँ पर मोड भी परिवर्तित हो सकता है, लेकिन मीडियन में क्या है कि थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन पे वो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि वो मिडिल वैल्यू होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इन विच केस डू बी प्रिफर परसेंटाइल्स ओवर मीन। मतलब ऐसी कौन सी स्थिति है जहां पे हम परसेंटाइल को औसत पर प्राथमिकता देते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे बताइए हम कौन से ऐसे केसेस हैं जहां पर हम इसको प्राथमिकता देंगे, बताइए। परफॉर्मेंस रैंकिंग, टेम्परेचर डेटा, बिजनेस प्रॉफिट, पॉपुलेशन काउंट। तो टेम्परेचर डेटा में देखेंगे तो यहाँ पर न्यूमेरिकल डेटा आता है, यहाँ पे हम परसेंटाइल की बात ही नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि एवरेज हमारे पास जो भी डेटा आएगा, जो भी हम एवरेज निकालेंगे, चाहे भारत में सियाचिन ग्लेशियर का एवरेज निकालिए या राजस्थान के जो मतलब चुरू और ये सब इलाके हैं राजस्थान के, बाड़मेर जैसलमेर, इनका टेम्परेचर निकालिए, तो हमारे हमेशा न्यूमेरिकल डेटा होगा, उसका पोजिशनल एवरेज हम नहीं निकालते हैं। ठीक है, और फिर इसके बाद बिजनेस प्रॉफिट, ये भी न्यूमेरिकल डेटा होगा। पॉपुलेशन काउंट भी एक तरीके का डेटा होता है। यहाँ पर रैंकिंग हम निकाल सकते हैं परसेंटाइल के माध्यम से। परसेंटाइल में क्या है कि असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हम खड़ा कर देंगे बच्चों को या फिर जो भी यहाँ पे रैंकर्स हैं, और उसके बाद उसमें हम जिस भी आदमी का सिलेक्शन करना है, चाहे वो P1 हो, P3 हो, P5 हो, तो उसका हम आसानी से मान कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि व्हेन ऑल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आर इक्वल। मतलब किस केस में, मतलब जब सभी केंद्रीय माप समान हो तो वितरण कैसा होता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन इज व्हेन ऑल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आर इक्वल देन डिस्ट्रीब्यूशन इज। डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, ये आपको जब डिस्ट्रीब्यूशन थियरी पढ़ाएंगे, अभी शायद इसमें पढ़ाए नहीं है, तो उसमें आपको जो है पता चल जाता। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है जिसके लिए यहाँ पे मीन मीडियन मोड बराबर होते हैं। मीन, मीडियन एंड मोड, ये तीनों आपस में बराबर होते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। और इस केस में डिस्ट्रीब्यूशन हमारा क्या होता है, सिमेट्रिक। ठीक है, सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के केस में मीन मीडियन मोड आपस में बराबर होते हैं, यही मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होते हैं। ये आपस में इक्वल हैं, इक्वल हैं तो क्या हो गया कि ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि विच स्टैटिस्टिकल मेजर इज नॉट पोजिशनल। इसमें से कौन सा ऐसा स्टैटिस्टिकल मेजर है जो पोजिशनल एवरेज नहीं है। ठीक है, तो पोजिशनल एवरेज नहीं है तो इसमें बताइए कि यहाँ पर देखिए हमारे पास देखेंगे तो मीडियन, क्वार्टाइल और परसेंटाइल ये पोजिशनल एवरेज है। ये पोजीशंस को बताते हैं कि कहाँ पे इनकी लोकेशन है
और उसके बाद मीन जो होता है ये हमारा पोजिशनल एवरेज नहीं होता, ये आपको बताया गया था कि अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन, इन तीनों को बताया गया था कि ये मैथमेटिकल एवरेज है, ठीक है। जबकि यहीं पे मीडियन और मोड को बोला गया था ये दोनों पोजिशनल एवरेज है, ठीक है। और इसके साथ एवरेज, सॉरी, सेमी एवरेज एंड प्रोग्रेसिव एवरेज, इन दोनों को बताया गया था कि ये बिजनेस एवरेज है, ठीक है। ये आपको क्लास में बताया गया था। तो यहाँ से क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा कि पोजिशनल एवरेज कौन सा है यहाँ पे, मतलब इसमें कौन सा पोजिशनल एवरेज नहीं है, तो ये अर्थमेटिक मीन या मीन हो जाएगा हमारा, ठीक है। हाँ, अरित्रा जी जो है 17 में डी हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर द परसेंटाइल वैल्यू विच डिवाइड्स ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इनटू 8 इक्वल पार्ट, ध्यान में रखिएगा 8 इक्वल पार्ट। हम आपको क्या बताए थे, डेसाइल 10 बराबर भागों में बांटता है, क्वार्टाइल 4 बराबर भागों में बांटता है डिस्ट्रीब्यूशन को, परसेंटाइल 100 बराबर भागों में बांटता है। लेकिन यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि 8 बराबर भागों में बांटे, तो ये आपको पढ़ाया नहीं गया, लेकिन 8 बराबर भागों में कौन सा बांटेगा, ऑक्टाइल, ठीक है। क्वार्टाइल, डेसाइल, परसेंटाइल तो आपको पता था, ऑक्टाइल हो जाएगा। ऑक्टाइल मतलब ऐसे 7 पॉइंट जो किसी डिस्ट्रीब्यूशन को 8 बराबर भागों में बांटते हैं, वो हमारे ऑक्टाइल हो जाएंगे। हाँ नितिन जी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि वैल्यू लाइक द मीडियन एंड मोड आर मेजर ऑफ, तो यहाँ पे माध्यिका और बहुलक जैसे मान किसके मतलब मान है, तो यहाँ पे सेंट्रल टेंडेंसी के मान है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को ही यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं या बताते हैं, ठीक है। हाँ, चलिए अगला क्वेश्चन है। हम्म, अगला क्वेश्चन है कि न्यू द न्यू क्वार्टाइल इज आल्सो नोन एज, न्यू क्वार्टाइल क्या है? अरे अच्छा, इनको यहाँ पे अब क्या ही कहा जाए, न्यू क्वार्टाइल के लिए यहाँ पर कुछ मान यहीं कहीं पे मिला होगा। न्यू क्वार्टाइल का मान क्या है यहाँ पे, चलिए यहाँ पर देखेंगे तो ये हमारे पास जो थर्ड यहाँ पे क्वार्टाइल होता है, या एक तरीके से कहा जाए कि जो हमारे पास लास्ट, जो हमारे पास थर्ड, ये क्वेश्चन जो है कुछ थोड़ा सा गड़बड़ है यार, या इसमें यहाँ पर लिख दीजिए कि द अपर क्वार्टाइल, ठीक है। अच्छा, इसमें ऑप्शन नहीं है, अपर के लिए ऑप्शन नहीं है, एक सेकंड एक सेकंड, क्वेश्चन थोड़ा सा यार गड़बड़ हुए हैं कुछ। तो इसमें यहाँ पे क्या लिख देंगे, द फर्स्ट क्वार्टाइल इज आल्सो नोन एज, तो इसको लोअर क्वार्टाइल हम लोग कहेंगे, ठीक है। द फर्स्ट क्वार्टाइल इज आल्सो नोन एज, ये क्वेश्चन करेक्ट कर लीजिएगा थोड़ा सा। हाँ, फर्स्ट क्वार्टाइल, लोअर क्वार्टाइल, नितिन जी ठीक है आप, ठीक है। एक्चुअली हमको लग रहा है कि आज टाइपिंग वालों ने जो है थोड़ा सा हमारे साथ गेम कर दिया है। हाँ, जो भी हो, क्वेश्चन आयर बनाने वाले जो भी रहे हो लोग, चलिए
अब इसके बाद द नंबर ऑफ पार्टीशन वैल्यूज इन केस ऑफ क्वार्टाइल्स कैन नॉट एक्सीड। तो यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टीशन वैल्यूज इन केस ऑफ क्वार्टाइल कैन नॉट एक्सीड का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर 3 ही होती है। क्वार्टाइल्स की संख्या क्या होती है, 3 होती है, जो उस डिस्ट्रीब्यूशन को 4 बराबर भागों में बांटता है, वही हमारा क्वार्टाइल होता है। ठीक है। हाँ ठीक है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ए पर्सन कवर्स 1 किलोमीटर इन 10 मिनट, हिज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। तो अब बताइए यहाँ पे 1 किलोमीटर 10 मिनट में जा रहे हैं भाई साहब, तो स्पीड यहाँ पे इनको निकालनी है। ठीक है। तो स्पीड निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 किलोमीटर तो है ही, यहाँ पे 10 मिनट को 60 से हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है। 1 किलोमीटर 10 मिनट में जा रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, इसको जल्दी से इसको हम कैलकुलेट कर देंगे, तो 6 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा इनकी स्पीड। और आप लोग एसएससी के हो तो इस केस में आपको आसानी से जल्दी से कैलकुलेट कर लेना चाहिए कि 1 किलोमीटर ये 10 मिनट में जा रहे हैं, तो 60 मिनट में कितना, 6 किलोमीटर जाएंगे। हाँ ठीक है, तो ये 6 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि द वैल्यू विच डिवाइड ए सीरीज इनटू 4 इक्वल पार्ट। 4 इक्वल पार्ट में कौन सी वैल्यूज यहाँ पे कौन सी मतलब मान होता है, किन किन को हम कहते हैं कि 4 इक्वल पार्ट में हमारे डेटा को डिवाइड करते हैं, ये होते हैं क्वार्टाइल्स। ठीक है, क्वार्टाइल्स। चलिए अगला क्वेश्चन है, ए सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन विच सॉरी ए सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन विथ वन मोड इज। तो जब हमारे पास केवल एक मोड हो, एक समान वितरण जिसमें एक बहुलक हो, वह कहलाता है। तो इस केस में हम इसको यूनी मॉडल कहते हैं। ठीक है, यूनी मॉडल। ठीक है, यूनी मॉडल होता है ये। और जब हमारे पास 2 मोड हो तो उनको हम बाई मॉडल कहते हैं, जब 3 मोड हो तो ट्राई मॉडल कहते हैं। ठीक है। तो जब हमारे पास यूनी मॉडल होता है, तो इसी को हम नॉर्मली जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कह देते हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कह देते हैं। ठीक है, क्योंकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, इसका बेल शेप्ड कर्व होता है, और उस केस में हमारे पास ये जो मान आता है इसका अर्थमेटिक मीन या फिर मीन मीडियन मोड बराबर होते हैं, और वो हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है। हाँ चलिए 24 में भी हो गया। अब इसके बाद क्वार्टाइल डेविएशन इज बेस्ड ऑन। तो अब यहाँ पे क्वार्टाइल डेविएशन, अब बताइए हमारे पास बेस्ड ऑन किसका यूज करके हम क्वार्टाइल डेविएशन निकालते हैं। तो क्वार्टाइल डेविएशन निकालने के लिए या सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालने के लिए हम Q1 और Q3 का प्रयोग करते हैं। ठीक है, Q1 और Q3 का हम प्रयोग करते हैं, Q1 और Q3 का। और क्वार्टाइल डेविएशन की अगर बात की जाए तो क्या होता है, Q3 माइनस Q1/2। ये इस तरीके से डिफाइंड भी होता है। हाँ ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इफ डेटा इज इन ओपन एंड इंटरवल विच मेजर इज फेल्स, विच मेजर फेल्स मतलब यदि डेटा हमारा खुले वर्ग में हो तो उस केस में कौन सा माप यहाँ पे विफल हो जाता है। इस केस में आप बताइए, आप हमें आंसर। मतलब जब हमारा ओपन एंड क्लास इंटरवल अगर है तो उस केस में हम किसका मान कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर अगर आपने दे दिया तो मान लेंगे कि हमारा पढ़ाया हुआ सार्थक हुआ। चलिए नितिन जी का आंसर है मीन। वेरी गुड। हाँ ठीक है ठीक है, मीन मान लिए भाई, आप लोग अच्छे से पढ़े हो। ऐसा इसका कारण भी बताया गया था।
ओपन एंड क्लास इंटरवल के केस में क्या होता है, यहाँ पर अपर लिमिट हमारे पास, सॉरी लोअर लिमिट या अपर लिमिट ये डिफाइंड नहीं होती है। तो इस केस में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास नहीं डिफाइंड होते हैं कि उस इंटरवल में या उसमें उस रेंज में कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हैं। तो उस केस में हमारे पास यहाँ पे मीन का मान हम कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं। बाकी मोड, मीडियन और K3 का मान क्योंकि ये पोजिशनल एवरेज होते हैं, इसलिए इनको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में निकाल कर कैलकुलेट किया जा सकता है। हाँ नितिन जी। हाँ मीडियन, ओपन एंड, क्लास इंटरवल, चाहे हाँ मीडियन दोनों केस में कैलकुलेट किया जा सकता है। ओपन एंड होगा तभी क्योंकि इसमें मतलब अगर अपर लिमिट नहीं पता है तो हमें, हमारे पास जो मीडियन का फार्मूला होता है उसमें लिखा जाता है L प्लस एच। मीडियन का फार्मूला क्या लिखा जाता है, ये लिखा जाता है L प्लस एच अपान एफ और n/2 माइनस सी, यही तो लिखा जाता है ना। तो अब इस केस में क्या है, हमारे पास लोअर लिमिट पता हो तो उस केस में हम इसका मान कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें हमें बहुत तामझाम करने की आवश्यकता नहीं है, एच वगैरह दिया हो तो। लेकिन नंबर ऑफ जो हमारे पास क्लास इंटरवल, सॉरी नंबर ऑफ यूनिट्स इन क्लास या क्लास इंटरवल में जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो कैलकुलेट करना मुश्किल हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। मीडियन फॉर फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स इज, पहले जो 50 नेचुरल नंबर्स हैं उनका मीडियन क्या होगा, बताइए जल्दी से। हाँ मीडियन एंड मोड लेस इफेक्टिव होता है। अब इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए सभी लोग। 27 का फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर के जो हमारे पास मीडियन है वो क्या होते हैं। हाँ 25.5 ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1 से 50 तक जो नंबर होंगे इसमें बीच वाले जो दो नंबर होंगे 25 और 26 होंगे। तो क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है, इवन है, तो बीच के जो दो ऑब्जर्वेशन होंगे n/2 एथ टर्म और n/2 प्लस 1 एथ टर्म का एवरेज जो है वो मीडियन होगा। तो इन दोनों का एवरेज निकालेंगे तो 25.5 होगा। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, मोड इज मोस्टली यूज्ड फॉर, मोड का यूज सबसे अधिक कहाँ पे होता है, इसको बताया गया है आपको। इसमें बताइए मोड का मैक्सिमम यूज कहाँ पे होता है। तो मोड का मैक्सिमम यूज देखेंगे तो इनकम डेटा में नहीं होता है। क्यों, क्योंकि वहां पर इनकम नहीं, मतलब किसी दुकान पे आप जाएंगे तो जो मैक्सिमम चीजें होती हैं वो किसी एक फिक्स जो है, मतलब आ, आ, किसी भी फिक्स जो है मतलब चीज को एनालाइज करने के लिए रखी जाती है। जैसे आप कपड़े की दुकान पे जाएंगे तो एल और मीडियम, मतलब और एक्सेल, ये तीन साइज के कपड़े सबसे ज्यादा होते हैं। डबल एक्सेल, ट्रिपल एक्सेल इनकी संख्या कम होती है, या शार्ट और इन सब की संख्या भी कम होती है। तो मोड इसी वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर बनाया गया है कि हमारे पास मैक्सिमम चीजें क्या रखनी है जो हमारे पास बिजनेस में प्रॉफिट हो सके। तो मैक्सिमम चीजें वही रखी जाती हैं। मैक्सिमम चाहे आप जूते चप्पल की दुकान पे जाएं, चाहे कपड़े की दुकान पे जाएं, तो एक निश्चित साइज के ही जो है कपड़े सबसे ज़्यादा होते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे फ्रीक्वेंसी एनालिसिस के केस में फ्रीक्वेंसी को एनालाइज करने के लिए हम मोड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ऑल वैल्यूज अकर्स ओनली वंस इन ए डेटा देन मोड इज। ठीक है। मोड इज, यदि सभी मान केवल एक बार आए, मतलब जो भी हमारे पास सीरीज लिखी गई है, मान लीजिए सीरीज इस तरीके से है 2 4 5 8 10 15, इसका अगर मोड निकालना हो तो क्या निकालेंगे। तो इस केस में हमारे पास मोड क्या होगा, बोलिए। 29 में सी अरित्रा जी कह रही हैं।
चलिए इस केस में मोड जो है अनडिफाइंड होगा, हाँ ठीक है, अनडिफाइंड होगा। इस केस में हमारा मोड जो है अनडिफाइंड होगा। अगला क्वेश्चन है मीन कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम। मीन कैलकुलेट कहां से किया जा सकता है? मीन का मान कहां से कैलकुलेट किया जा सकता है? बोलिए। तो मीन का मान जो है यहाँ पर ओनली ग्रुप डेटा के लिए, सॉरी अनग्रुप डेटा के लिए, ग्रुप डेटा के लिए मीन जो है अर्थमेटिक मीन का मान ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड दोनों डेटा के लिए यहाँ पे कैलकुलेट किया जा सकता है। केवल मोड का मान अनग्रुप डेटा के केस में कैलकुलेट करना मुश्किल होता है, उसकी भी प्रक्रिया होती है, ध्यान में रखिएगा। अनग्रुप्ड डेटा है तो उसको ग्रुप्ड डेटा में कन्वर्ट करते हुए हम लोग मोड फाइंड आउट कर सकते हैं। जो लोग बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़े हैं, मतलब जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, बीएचयू या इन सब जगहों पे, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, वहां पर देखेंगे तो प्रैक्टिकल कराया जाता था। प्रैक्टिकल में क्या होता था कि अनग्रुप्ड डेटा दे दिया जाता था और उस केस में आपको उस डेटा को ग्रुप डेटा में कन्वर्ट करना होता था, तब मोड फाइंड आउट करना होता था। तो ऐसा नहीं है कि अनग्रुप डेटा के केस में हम फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो लॉजिकल नहीं है, वो आपके लेवल पे, मतलब एसएससी के स्तर पे वो लॉजिकल नहीं है, इसलिए उसको कहा जाता है कि अनग्रुप डेटा के केस में हम मोड का मान कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मीन की बातें हुई थी, तो मीन जो है ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड दोनों डेटा के केस में कैलकुलेट किया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है विच एवरेज इज लीस्ट यूज्ड इन डेली लाइफ। कौन सा एवरेज जो है वो डेली लाइफ में सबसे कम यूज होता है, बताइए। सबसे कम आप क्या यूज करते हैं? आप इसमें देखेंगे तो अर्थमेटिक मीन तो रोज ही यूज कर रहे होंगे, क्यों? क्योंकि दाल चावल बनाते हो यार, खाना पीना जो बाहर लोग रह रहे हैं, जो घर परिवार में रह रहे हैं तो उनकी बात तो अलग है। जो बाहर रह रहे हैं वो कितना है, अंदाजे से ही तो चावल गेहूं उठाते हो कि इतना ही आज खाना है, या कभी आपका मित्र आ गया तो चलो 2 मुट्ठी वो भी खाएगा, 2 मुट्ठी हम भी खाएंगे। तो एवरेज रोज यूज हो रहा है, मीडियन भी रोज यूज हो रहा है, क्यों? क्योंकि उससे भी एवरेज वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करते हैं। मोड भी बहुत यूज होता है, क्योंकि जो आपके पास कपड़े या इस टाइप की जो चीज़ें हैं, ज़्यादातर लोग भारत के एक ही साइज़ के होते हैं, एक एरिया में रहने वाले लोग एक ही साइज़ के होते हैं। चाहे आप हमारे इलाहाबाद का देख लीजिए, तो यहाँ पे जो लोग हैं बड़े बड़े पेट वाले हैं, ठीक है। और जो नॉर्थ ईस्ट वगैरह में हैं उनकी थोड़ी सी लंबाई कम होती है, लेकिन वो फिट होते हैं। राजस्थान साइड देखेंगे उनकी लंबाई थोड़ी ज़्यादा होती है, वो भी फिट होते हैं। हमारे यूपी में देखेंगे तो मतलब हर साइज़ के लोग होते हैं, लंबे भी होते हैं, छोटे भी होते हैं, और वेट भी ज़्यादा होता है, वेट कम भी होता है, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन का हम यूज का सबसे कम करते हैं डेली लाइफ में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है मिडिल वैल्यू ऑफ एन ऑर्डर्ड सीरीज इज कॉल्ड। मिडिल वैल्यू, ध्यान में रखिएगा, मिडिल वैल्यू एक ऑर्डर्ड सीरीज की मिडिल वैल्यू क्या कहलाती है? तो इस केस में ऑर्डर मिडिल वैल्यू क्या हो जाएगी, मीडियन हो जाएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, मीडियन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे आपके पास इनकम दे दिया गया है और नंबर ऑफ एम्प्लॉइज दे दिया गया है। मीडियन क्लास की बात कर रहा है, ध्यान में रखिएगा, मीडियन क्लास की बात कर रहा है। आपको मीडियन नहीं निकालना है, मीडियन क्लास बतानी है। तो मीडियन क्लास के लिए क्या बताए थे हम? सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे। तो यहीं पर हम लिख लेंगे क्या, सी एफ। सी एफ, सी एफ क्या हो जाएगा, 10। फिर इसको यहाँ पर जोड़ेंगे तो 33 हो जाएगा, 33 में इसमें जोड़ेंगे तो 53 हो जाएगा, और ये 8 68 हो जाएगा, फिर 68 270 1080 हो जाएगा, और ये 90 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, n/2 का मान कैलकुलेट करेंगे। n/2 का मान क्या हो जाएगा, 90/2, ये हो जाएगा 45।
45 या उससे जस्ट बड़ा जो मान होगा, 45 या उससे जस्ट बड़ा मान क्या होगा, 35, 1 2 3, ये तीसरी जो है यहाँ पे, ये देखेंगे तो ये आपका मीडियन क्लास हो जाएगा। ठीक है, चलिए। अब इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये समझ में आया सभी को? अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है व्हाट परसेंटेज ऑफ वैल्यूज इज लेस देन द अपर क्वार्टाइल। बोलिए, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। ऊपरी चतुर्थांश से कम मूल्यों का प्रतिशत क्या होता है? तो ऊपरी यहाँ पर Q1 हो गया, ये Q2 हो गया, ये Q3 हो गया। इससे नीचे वाली वैल्यूज, इससे नीचे वाली वैल्यूज कितनी होंगी? तो यहाँ पर 25 25 25 75% ऑब्जर्वेशन हमारा इधर होगा और 25% इधर होगा। तो यहाँ पर बताइए कितना नीचे, इसके इस Q3 से नीचे के ऑब्जर्वेशन कितने होंगे? 75%। हाँ, अगला क्वेश्चन है कि Q1 Q2 एंड Q3 स्टैंड्स फॉर क्वार्टाइल मीडियन एंड, सॉरी, हाँ, स्टैंड्स फॉर क्वार्टाइल, M फॉर मीडियन, D5 फॉर फिफ्थ डेसाइल, P50 75 फॉर 70th परसेंटाइल, देन रिलेशन बिटवीन देम। तो अब ये सी बात है यार, इसको बताया गया था आपको कि Q2 का मान, मीडियन का मान, D5 का मान और P50 का मान आपस में बराबर होता है। ठीक है, तो Q2, अच्छा ये, और Q3, अगर यहाँ पे Q3 की बात कर दी जाए तो ये P75 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि 75% डेटा इससे इधर होता है और परसेंटाइल में भी वही 75 P75 से ही ये डेटा इधर होगा। ठीक है, अरित्रा माना, काहे भाई आंसर लिख के मतलब मैसेज लिख के डिलीट काहे कर देते हो? भाई देखो, यहाँ पे टीचर के सामने, टीचर और डॉक्टर के सामने जो है ना, अपनी मतलब कमियों को छिपाना नहीं चाहिए। ठीक है, टीचर और डॉक्टर दो चीजें, दो ऐसे इस दुनिया में लोग होते हैं जिनके सामने अपनी कमियों को मतलब सुधारने का प्रयास करना चाहिए, कि जो हमारी कमी है वो टीचर से एक्सप्लेन करें, टीचर से बताएं, ताकि उस केस में जो आपकी कमी है उसको कैसे दूर किया जाए वो टीचर ही आपको गाइड कर सकता है। इसी तरीके से किसी बीमारी की स्थिति में आप डॉक्टर से कोई बात नहीं छुपाएंगे, क्योंकि ऐसा नहीं कि हम ये चीजें डॉक्टर को बता देंगे डॉक्टर भी जान जाएगा, डॉक्टर जान जाएगा, नहीं जानेगा तो इलाज क्या करेगा फिर? अरे कोई बात नहीं, गलत हो गया कोई बात नहीं डियर, कोई बात नहीं, गलत हो गया तो यार टीचर के सामने कौन सी गलती, यहाँ आप सब के सब गलत कर दो, हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एग्जाम में आपका गलत नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो ना? हाँ, एग्जाम में गलती नहीं होनी चाहिए। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, जल्दी में जल्दी जल्दी हल कर दिए, कोई इशू नहीं। यहाँ पे गलती हो, टीचर के सामने गलती सुधारने का ही मौका होता है। आपको अपनी गलती पे मतलब आपको अपनी गलती समझ में आई, ये बहुत बड़ी बात होती है। हर आदमी ऐसा नहीं होता कि उसको अपनी गलती समझ में आए। आपने जल्दी में गलती कर दी, कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चन में प्रयास कीजिए कि गलत ना हो। ठीक है, ओके, आगे यहाँ पर देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है कि द परसेंटेज ऑफ आइटम्स इन ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन लाइंग बिटवीन अपर एंड लोअर क्वार्टाइल। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है। Q1 Q2 एंड Q3, इन दोनों के बीच में 50% ऑब्जर्वेशन होता है। ठीक है, जी जी जी, चलिए।
हाँ 36 में बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ओजाइव कर्व इज यूज्ड टू डिटरमाइन, ओजाइव कर्व का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? तो आपको बताया गया था ओजाइव कर्व, ओजाइव कर्व क्या था, यह ऐसे था, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू क्या थी, ये वैल्यू थी मीडियन, ठीक है, मीडियन था, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा मीडियन। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा, हाँ अगला है, इफ द एवरेज ऑफ टू सेट ए एंड बी इज m and n, देन द एवरेज ऑफ कंबाइंड डेटा लाइज बिटवीन। तो अब यहाँ पर जो हमारा एवरेज डेटा है वो कहाँ पे लाई करेगा, इसका यहाँ पे हमें मान निकालना है, ठीक है। तो दो ऑब्जर्वेशन हैं उनका m और n, यहाँ पे मान है, मतलब दो सीरीज हैं या दो डेटा सेट हैं, उस केस में इनका हमारे पास देखना है कि एक हमारे पास एवरेज मान लीजिए m है और दूसरा एवरेज n है, तो इन दोनों का जब कंबाइंड इनका एवरेज निकालेंगे तो इन्हीं के बीच में कहीं ये लाई करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर बिटवीन m एंड n के बीच में यहाँ पे लाई करेगा। जैसे अभी 1 से 50 तक, 1 से 10 तक एवरेज हमारे पास नंबर्स हैं, और मान 1 से 10 तक नंबर है, तो उसमें जो एवरेज निकालेंगे तो 1 से 10 के बीच में ही आएगा, ऐसा नहीं कि उससे बाहर निकल जाएगा। 1 से 10 के बीच के एवरेज के जो नंबर, 1 से 10 के बीच में जो नेचुरल नंबर है उनका एवरेज कभी 15 नहीं होगा, ठीक है। हाँ, काहे एलिगेशन क्या लिख रहे हो यार, एलिगेशन कौन सा लग रहा, चलिए ठीक है। अगला क्वेश्चन, अब यहाँ पर देखिए एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है, 30th हमें परसेंटाइल निकालना है। अब 30th परसेंटाइल, यहाँ पर नंबर ऑफ पर्सन देखिए, यहाँ पे क्या दे दिया गया है आपको, ये कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दे दी गई है, ठीक है, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दे दी गई है। क्या हमें निकालना है, 30th परसेंटाइल, ठीक है। तो परसेंटाइल में हम क्या करते हैं कि अगर हमारे पास हमको मीडियन मीडियन निकालना होता है तो n/2 लिखते हैं, यहाँ पे in/4 लिखते हैं इन केस ऑफ क्वार्टाइल, in/10 लिखते हैं इन केस ऑफ डेसाइल, और in/100 लिखेंगे इन केस ऑफ परसेंटाइल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, in/100, ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 30 इंटू n का मान है 112/100, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 दूना 6, 3 और 3, ये 20, 33.6, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे 33.6, तो अब हमें यहाँ पे क्या कह रहा है कि हमारा 30th परसेंटाइल, तो इस केस में अब यहाँ पर देखिए, इस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, ये in/100 का मान आया। अब कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में इसके बराबर या इससे बड़ी जस्ट वैल्यू देखते हैं हम लोग, इसके बराबर या, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है अरित्रा जी, ठीक है। तो इस केस में यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिलो 500 का जो एक केस है, यहाँ पर यही वाला आंसर आएगा, ठीक है। इसके बराबर या इससे जस्ट बड़ी वैल्यू क्या है, 35 है। तो इस वाली रेंज में हमारे पास 30th परसेंटाइल होगा, और चूंकि यहाँ पे बाकी डेटा, बाकी ऑब्जर्वेशन दिया नहीं गया है, इसलिए हम इसका मान कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि पी आई का अगर हम फार्मूला लिखेंगे तो एल प्लस एच अपॉन एफ आई एन बाई 100 - सी, ये फार्मूला आपका लिखा जाएगा, ठीक है। तो सी कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसके पहले क्लास से कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी नहीं दी गई है, और ये चपान एफ और ये सब दिया नहीं गया है। तो ये वाली क्लास को हम कह सकते हैं कि ये हमारी फिर 30th परसेंटाइल वाली क्लास है, जबकि एग्जैक्ट वैल्यू हम इसका नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे। हाँ ठीक है।
अगला क्वेश्चन, प्रश्न 112 में दी गई सामूहिक डेटा का 20वां प्रतिशत, ये क्या है? ये लो, चलो ये क्वेश्चन भी स्किप करिए आप लोग। मतलब आज हमने क्वेश्चन देखा नहीं है तो कुछ भी ये लोग टाइप करके दिए हैं। वाह भाई, क्वेश्चन 112 कहाँ है? हमको लग रहा है किसी किताब से क्वेश्चन लिख रहे होंगे। अच्छा, बी एल अग्रवाल हो सकता है, बी एल अग्रवाल और गुप्ता कपूर से लिख रहे होंगे। तो उस केस में यहाँ पे क्वेश्चन 112, क्वेश्चन 112 भाई यहाँ पे बता तो देते कौन सा है। चलिए इसमें कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन को हम स्किप कर देते हैं। अब यहाँ पे सिक्स्थ डेसाइल डिवाइड द सीरीज इनटू, तो सिक्स्थ डेसाइल की बात कर रहा है। यहाँ पे D6 हुआ, इधर 60% डेटा हुआ, इधर 40% डेटा हुआ, तो 60:40 इसको हम निकालेंगे तो 3:2। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। हाँ 3:2, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द थर्ड क्वार्टाइल इज आल्सो कॉल्ड, तो ये अपर क्वार्टाइल होता है। ठीक है, क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। ठीक, 75th परसेंटाइल इज इक्वल टू P75 के बराबर हो जाएगा, इसमें कौन सी बड़ी बात। ठीक है, P75 के बराबर हो जाएगा। हाँ 42 में C रहेगा। ठीक है, 43 में A हो जाएगा। 44 में सेकेंड क्वार्टाइल क्या कहलाता है? हाँ, सेकेंड क्वार्टाइल क्या होता है? मीडियन के बराबर होता है। सेकेंड क्वार्टाइल मीडियन के बराबर होता है। अगला है फिर फाइंड फोर्थ डेसाइल क्लास। ध्यान में रखिएगा, फोर्थ डेसाइल क्लास फाइंड आउट करना है। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे क्या है कि असेंडिंग ऑर्डर में है, इसका मतलब है कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, और कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है तो फोर्थ डेसाइल क्लास कौन सी हो जाएगी? IN/10, मतलब 4 इंटू 138/10, 4/8 32, 4×3 12, 3 15, 5/10, ये हो जाएगा 55.2। इसके बराबर या इससे जस्ट बड़ा मान, तो ये क्या हो जाएगा? 77। और 77 ये क्या है? मोर देन 40। मोर देन 40 का मतलब क्या हो गया कि ये वाली क्लास हो जाएगी। ठीक है, अच्छा मोर देन लिखा गया है, हाँ ठीक है। हम्म, 40 to 50, हाँ 40 to 50, मोर देन 40 का मतलब होता है 40 to 50 की बात कर रहा है ये। हाँ ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है इन स्टैटिस्टिक्स सेंट्रल टेंडेंसी हेल्प्स इन, तो यहाँ पर सेंट्रल टेंडेंसी काहे में, इसके कैलकुलेशन में, किस चीज़ से कैलकुलेशन के लिए यहाँ पे इसका प्रयोग किया जाता है? फाइंडिंग वेरिएशन, आइडेंटिफाइंग सेंट्रल वैल्यू, और डिटरमाइनिंग सैंपल साइज, और कैलकुलेटिंग सॉरी डेविएशंस, मतलब विचलन ज्ञात करने के लिए। तो जल्दी से बताइए। हाँ, सेंट्रल वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच मेजर कैन बी कैलकुलेटेड ग्राफिकली एंड अल्जेब्रिकली बोथ, मतलब कौन सा ऐसा जो है यहाँ पे हमारे पास मान है, या कौन सा टेंडेंसी है, कौन सा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यहाँ पे लिखा गया है जिसका मान ग्राफिकल ग्राफ से भी और अल्जेब्रिक, मतलब दोनों तरीके से हम इसका मान कैलकुलेट कर सकते हैं।
बताइए जल्दी से। 47 में सी। हाँ ठीक है, सी रहेगा। 48 में देखेंगे, व्हाट इज द बेस्ट मेजर ऑफ इरेगुलर ओपन इन क्लास इंटरवल। ठीक है, तो इरेगुलर या फिर ओपन एंड क्लास इंटरवल के केस में बेस्ट एवरेज कौन सा रहेगा, बताइए जल्दी से। हाँ मीडियन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इफ क्लास इंटरवल आर अनइक्वल विथ सेंट्रल टेंडेंसी मेजर एडजस्ट वेल। ठीक है, यदि वर्गों की चौड़ाई असमान हो तो कौन सा माप उपयुक्त होता है, बताइए। अनइक्वल क्लास इंटरवल के केस की बात यहाँ पे हो रही है। अनइक्वल क्लास इंटरवल होगा तभी वहां पे मीडियन ही हम कैलकुलेट कर पाएंगे भाई। मीडियन क्या है, एन बाई टू और एन बाई टू, एन बाई टू प्लस वन टर्म का एवरेज है बस। हाँ ठीक है नितिन जी, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे। तो द मीन ऑफ सिक्स नंबर इज दिस, वन ऑब्जर्वेशन इज रिमूव्ड, मीन बिकम्स 20, व्हाट इज द रिमूव्ड नंबर। ठीक है, तो रिमूव्ड नंबर के लिए अब इसको ट्रिक से ही बता देते हैं। रिमूव्ड नंबर की जब हम बात करेंगे, यहाँ पर क्या कह रहा है, 6 ऑब्जर्वेशन है जिनका एवरेज क्या है 18 है, 6 × 18 माइनस माइनस। अगर एक ऑब्जर्वेशन हटा दिया जाता है तो उस केस में एवरेज क्या हो जाता है 20। एक ऑब्जर्वेशन हटा मतलब 5 ऑब्जर्वेशन रह गया और इसका एवरेज क्या हो गया 20। ठीक है, ये हो जाएगा 108 माइनस 100, ये हो जाएगा 8। ठीक है, रिमूव्ड नंबर इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, बाकी ये हमारा 11 क्लासेस का यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम का लिंक, इस नंबर पे आप किसी भी समस्या दिक्कत परेशानी की स्थिति में संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग कोशिश ये कीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, हाँ 8 हो गया नितिन जी, अब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग भी शेयर करिए क्लासेस, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें और इसका इस टेस्ट सीरीज़ का फ़ायदा उठा सकें। पिछले साल हम लोग जो है ये टेस्ट सीरीज हल जरूर किए थे, लेकिन हम लाइव क्लास में सॉल्व उनको नहीं करवा पाए थे, इसलिए कुछ जगहों पे हमारी गलती थी। अच्छा सर, बर्थडे से रिलेटेड प्रोबेबिलिटी हो गई है भाई। अच्छा आपको, अच्छा आप 2024 बैच से थे, ठीक है, हम किसी दिन क्लास में ही बता देंगे। अभी प्रोबेबिलिटी वाला टॉपिक आने दीजिए, हमको याद दिलाइएगा, बर्थडे से रिलेटेड प्रोबेबिलिटी हम बता देंगे। हालांकि वो प्रोबेबिलिटी जो है प्रोबेबिलिटी वाली क्लास में बताया जा चुका है। जो हमने प्रोबेबिलिटी 2025 जेएसओ के लिए पढ़ाया हुआ है, अभी जस्ट पिछले संडे को ही खत्म हुई है, तो उसमें देखेंगे तो वो प्रोबेबिलिटी में लास्ट क्लास में हमने बर्थडे प्रॉब्लम बताई हुई है। ठीक है, तो इसको जो है हम यहाँ पे बता देंगे। ठीक है, हम प्रोबेबिलिटी वाले सेक्शन में बता देंगे। ठीक है, कल आपकी फिर से 12 बजे के आसपास फिर से एक लाइव क्लास होगी 50 क्वेश्चन का, तो उसको भी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। कल भी आपको ज्वाइन करना है, संडे है कल, सैटरडे रात में, संडे को दिन में लाइव क्लास रहेगी, ये हमने पहले भी बोला था। तो आप कोशिश ये करिएगा आप लोग कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों को जोड़िए और खुद भी आप लोग वहाँ पे जुड़िए। ठीक है, तो थैंक यू फॉर दिस क्लास, हैव ए नाइस डे। या डे क्या, आप तो डे खत्म होने वाला है, 15 मिनट डे में बचा हुआ है। चलिए, जो भी 15 मिनट बचा है, आज का दिन शुभ हो, कल का भी दिन आपके लिए शुभ हो, पूरा फ्यूचर में जो आने वाले सभी दिन हैं वो शुभ हो आप लोगों के लिए। जल्दी से जल्दी आप लोगों का सिलेक्शन हो, शादी वादी हो। ठीक है, मैराथन क्लास अभी नहीं है नितिन जी, अभी मैराथन क्लास थोड़ा सा रुक जाइए। रिवीजन और मैराथन क्लास हम फिर से लेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा प्रैक्टिस सेट क्या है, प्रोबेबिलिटी तक आ जाए हम लोग 5-7 प्रैक्टिस सेट तक, क्योंकि कई लोग जो है जो एडमिशन लिए हैं ना वो थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं। हाँ 3 घंटे का हो जाएगा लाइव क्लास में, इसमें कोई इशू नहीं है। मैराथन क्लास हम रिवीजन कराएंगे, ऐसा नहीं है।
पिछले साल जो गलतियां हुई हैं उस गलतियों को इस साल दोहराना नहीं है, और ऊपर से एसएससी वालों ने तो मौका दे दिया है एग्जाम टाल कर। तो इसलिए इस साल जो है मतलब आप लोगों को, मतलब हम चाहते हैं कि आप सभी लोग सेलेक्ट हो इस साल। एक साल सिलेक्शन ना होने का मतलब है 5 लाख रुपए का मिनिमम लॉस होता है। एक साल सिलेक्शन नहीं हुआ तो मान के चलिए मिनिमम 50,000 भी सैलरी का अगर आप लॉस कर रहे हैं, 12 पंचे 60, 6 लाख रुपए होता है साल भर का। और मैं ये कैलकुलेशन बहुत करता हूँ, इसलिए आप लोगों को भी कैलकुलेशन करना चाहिए। ठीक है, एक साल में 5 लाख रुपए का लॉस होगा, और उसके साथ साथ मेंटल डिस्टरबेंस, घर वालों के ताने, पड़ोसियों के ताने, ये अलग बातें हैं। ये तो मतलब मुफ्त में मिलता है। ठीक है, चलिए सभी को फिर गुड डे, या फिर जो बचा हुआ रिमेनिंग टाइम है नाइस डे और गुड नाइट। ठीक है, ओके।